आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें हमने कैटालाइसिस प्रोसेस के बारे में जाना था। होमोजीनियस कैटालाइसिस, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे किसकी, कैटलिस्ट की, जिनकी बदौलत कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को किस प्रकार से कैटलाइज करके एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवाने में हमारी मदद करता है। तो शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। लेक्चर नंबर 10 है अपना आज का, लेक्चर नंबर 10। ओके, तो शुरू करते हैं। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने है वो है एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट है वो हाईली एक्टिव होता है। कैटलिस्ट आर हाईली एक्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे अपने पास एग्जांपल है H2 प्लस O2। अगर इनको दोनों को हमने एक साथ रखा हुआ है कंटेनर में, तो काफ़ी समय बाद भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नो रिएक्शन, चाहे आपका कितना समय बीत जाए, ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सेम रिएक्टेंट हैं आपके पास, ये कि ये रिएक्टेंट है भाई, और हम यहाँ पर एक कैटलिस्ट ले लेते हैं प्लेटिनम। अगर हमने प्लेटिनम यहाँ पर ऐसे कैटलिस्ट लिया हुआ है, तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास तुरंत प्रभाव से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बहुत तेजी से होता है। ये रिएक्शन वायलेंटली, या हम कह सकते हैं एक्सप्लोजिवली एक्सप्रेस होगा, बहुत जल्दी से होगा। देखो रिएक्टेंट एक ही है दोनों केस में, लेकिन फर्स्ट केस में तो रिएक्शन नहीं हो रहा, और सेकंड केस में जब हमने प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट लिया तो एक्सप्लोजिवली रिएक्ट होकर क्या बन गया, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब कैटलिस्ट जो है वो हाईली रिएक्शन की स्पीड को क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है, हाईली एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है रिएक्शन की। तो अगर मैं बोलूँ एक्टिविटी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी of a catalyst to increase the rate of a reaction. It is the ability of a catalyst to increase the rate of reaction. ये catalyst की ability है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने की। उसको ही अपन क्या कह देते हैं, एक्टिविटी। देखो यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा था, इस केस में हो गया, मतलब इसने क्या किया, कैटलिस्ट ने रिएक्शन की स्पीड को क्या करवा दिया, एक्सेलरेट या फिर इंक्रीज। एक बात और है इसमें, खास बात यह है कि एक कैटलिस्ट में इंक्रीज, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, में इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन बाय या अप टू 10⁻10 टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज कर देता है कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को, 10⁻10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी आपके पास कैटलिस्ट की, एक्टिविटी। अब मूव करते हैं किसके बारे में, सिलेक्टिविटी के बारे में। तो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये क्या है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी of a catalyst to change a reactant into particular product, in presence of a particular catalyst।
इसका मतलब ये है भाई कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो आपका एक रिएक्टेंट है वो एक फिक्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब कैटलिस्ट आपका हाईली स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होता है, हाईली स्पेसिफिक और सिलेक्टिव कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को वो कैटलाइज करेगा एक पर्टिकुलर और फिक्स प्रोडक्ट के अंदर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने पास है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, क्लियर। इसको हमने रिएक्ट करवाया कॉपर कैटलिस्ट के साथ। हमने यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया वो क्या लिया हुआ है भाई, कॉपर Cu। तो जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को लिया कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो देखो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा आपके पास। और अगर सेम रिएक्टेंट आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, लेकिन हम क्या बदल देते हैं, अगर कैटलिस्ट बदल देते हैं। कैटलिस्ट यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं क्या, निकल, तो देखो प्रोडक्ट भी आपका बदल जाता है। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा अभी, मीथेन प्लस वाटर, मीथेन प्लस वाटर। तो जैसे ही आप देखो अभी कैटलिस्ट चेंज हुआ वैसे ही आपका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर कॉपर कैटलिस्ट था फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट बना, निकल कैटलिस्ट तो मीथेन प्लस क्या बन गया आपके पास, वाटर बन गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो हाईली सिलेक्टिव है। तो इनको कॉपी करो, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे जियोलाइट्स की तरफ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जियोलाइट्स की। जियोलाइट्स एक्चुअली आर सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, जिनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देखो पहले देखते हैं जियोलाइट्स क्या होता है। तो जियोलाइट्स एक्चुअली में क्या है, दीज आर द 3-dimensional network of aluminosilicates in which some silicon is replaced by aluminium। ऑर्थो एल्यूमिनोसिलिकेट्स का 3-dimensional नेटवर्क है, जिसमें सिलिकॉन की जो एटम होती है उसको अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं, एल्यूमिनियम से। कुछ एटम सिलिकॉन की किससे रिप्लेस हो जाती है, एल्यूमिनियम से। ओके, तो वो आपका क्या है, जियोलाइट्स। इनका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट्स, जनरल फॉर्मूला जो आपके पास है वो है M फॉर द मेटल, X बाय N, AlO2, X SiO2, Y ZH2। That is the general formula for जियोलाइट्स। जो जियोलाइट है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। और वो पोर्स की सहायता से ही अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या करता है, अंजाम देता है। तो हम कह सकते हैं कि जियोलाइट्स हैव पोर्स ऑफ द साइज 240 से 700 mm, इतने रेंज का इनके बीच में क्या होता है, पोर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इनका ये आता है कि जियोलाइट कैन कैटलाइज ओनली दोज मोलिक्यूल या दोज पार्टिकल विच comes in the range of pores of zeolites। सिर्फ ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज कर पाएगा जो इसकी पोर की साइज का हो।
तो जो पोर की साइज का मॉलिक्यूल होगा वो इसके पोर में ट्रैप हो जाएगा, तो उसको ये क्या कर पाएगा, कैटलाइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, है ना। एक एग्जांपल है अपने पास, जैसे ZSN5, ये जियोलाइट का नाम है ZSN5, यूज्ड इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल and in isomerization। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल में और आइसोमराइजेशन प्रोसेस में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, ZSN5 को। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर योर जियोलाइट्स। जियोलाइट्स एर्थोएल्यूमिनोसिलिकेट्स, जनरल फॉर्मूला, स्पोर का साइज सिर्फ उसी को कैटलाइज कर पाएगा जो मॉलिक्यूल इसके पोर में ट्रैप होगा। एग्जाम्पल आपका ZSN5 जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल के अंदर काम आता है, तो उसको कॉपी करो। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट है अपना टॉपिक एंजाइम्स। तो देखो एंजाइम्स जो है वो बड़े काम की चीज़ है हमारे लिए। एंजाइम्स एक्चुअली में क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन करने में मदद करते हैं। हमारे शरीर की जितनी भी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको बहुत फास्ट करवाने में एंजाइम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। देयरफॉर एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ओके, हम इनको क्या कह सकते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक, क्या है एक्चुअल में एंजाइम्स? दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, these are the biological catalyst which catalyze the reaction inside living beings। जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर ढेर सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करने में मदद करते हैं। एक्चुअली व्हाट आर एंजाइम्स नाउ? दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ मोलिकुलर मास अप टू 10,000, लगभग 10,000 तक के मोलिकुलर मास होता है इनके अंदर, एंजाइम्स के अंदर। और एक्चुअल में एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। विच काइंड ऑफ प्रोटीन्स? ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको ये कैटलाइज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं एंजाइम्स के। जैसे एक तो अपने पास है ये सिंपल सा कि अपने पास सुक्रोज है C12H22O11, दैट इज योर सुक्रोज। ठीक, हमने लिया भाई एक एंजाइम इन्वर्टेज इसके साथ, तो ये जो एंजाइम इन्वर्टेज है इस सुक्रोज को हाइड्राइज्ड करवा देता है किसके अंदर, दो कंपोनेंट में, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ये जो आपके पास बना ये तो ग्लूकोज, और ये जो है आपके पास दैट इज योर फ्रैक्टोज। दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस होता है, ग्लूकोज में फ्रैक्टोज में। ग्लूकोज इज ऑल्सो ए शुगर, फ्रक्टोज इज ऑल्सो ए शुगर, बट ग्लूकोज इज ए एल्डिहाइड शुगर। ग्लूकोज इज ए एल्डिहाइड शुगर बट फ्रक्टोज इज ए कीटोनिक शुगर। इसमें कीटो ग्रुप होता है फ्रक्टोज में, और एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, ठीक है। इसमें सी दूसरे कार्बन पे कीटो है, और यहाँ ग्लूकोज में पहले ही कार्बन पे जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो पहले ही कार्बन पे कौन सा ग्रुप हमें दिखाई देगा, एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पर इन्वर्जन भी हमें देखने को मिलता है। एंजाइम जो इस रिएक्शन को करवाता है उसका नाम है इन्वर्टेज।
एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी का। जैसे अपने पास है ये C12H22O11, ये है अपने पास माल्टोज शुगर। अब की बार माल्टोज, तो अगर माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाए और हमने अगर एंजाइम लिया माल्टेज, तो अपने पास दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं किसके, ग्लूकोज के। ठीक है, तो देखो अगर माल्टोज शुगर थी, एंजाइम माल्टेज ने क्या बना के दिया आपको, ग्लूकोज। अगर सुक्रोज है, इन्वर्टेज ने इसको मतलब हाइड्राइज करवा के क्या दिलवा दिया आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसी तरह से एक एग्जाम्पल अपने पास एंजाइम का और है, दैट इज कि आपके पास यूरिया है NH2CONH2, और इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, ठीक है, H2 डाल के यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है भाई, NH3 प्लस CO2, दैट इज अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो यूरिएज एंजाइम है ये यूरिया को डिसोशिएट करके क्या दिलवा देता है, अमोनिया प्लस CO2। इन्वर्टेज ने क्या दिलवाया आपको, सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और माल्टेज ने क्या दिलवाया आपको, माल्टोज को तोड़ करके 2 मोल ग्लूकोज के आपको प्रोवाइड करवाई। अब हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। तब तक आप इसको कॉपी करो। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। जो एंजाइम है वो काम कैसे करते हैं, तो बेसिकली इनका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो हम किसके बेसिस पे लेके चलते हैं, बाय लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस के ऊपर ये काम करता है बेसिकली। देखो ऐसा मानना है इसमें, ये क्या कहता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, कि जैसे एक पर्टिकुलर लॉक होता है और उसकी एक पर्टिकुलर की होती है, अगर उस लॉक में वो की डाली जाएगी तब तो आपका लॉक इजीली ओपन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसी तरह से इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एंजाइम होता है आपका, उस एंजाइम की अपनी एक क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, लाइक दिस। जैसे ये आपके पास क्या है, कोई एक एंजाइम, दैट इज योर एंजाइम, ई फॉर एंजाइम। ओके, ये आपका क्या हो गया, एंजाइम। इस एंजाइम पे क्या होता है, एक्टिव साइट्स लाइक दिस। ये जो साइट है, दिस साइट इज योर एक्टिव साइट। ये जो है आपकी, ये क्या है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब होगा क्या कि आपका जो सबस्ट्रेट है जिसको कैटलाइज होना है, एक फिक्स शेप वाला सबस्ट्रेट ही क्या होगा, इस एंजाइम के पास आएगा और इसके साथ एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो लोकल क्या है, इस बेसिस पे काम करता है कि जो एंजाइम है उस एंजाइम के पास तो क्या होती है, एक्टिव साइट, और जो आपका सबस्ट्रेट है वो उस फिक्स साइट के अंदर क्या हो सकता है, ट्रैप, और ट्रैप होकर के आपको क्या देगा, प्रोडक्ट दिलवाएगा। इसको हम 3 स्टेप से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका ये हो सकता है, स्टेप 1, दैट इज स्टेप फर्स्ट। क्या होगा, एंजाइम बाउंड विद सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट है इस एंजाइम के साथ क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। एंजाइम बाउंड विद सबस्ट्रेट। ओके, जब ये आपका एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होगा तो क्या आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, और
और ये इसके साथ भाई बाउंड हो गया, ये लाइक दिस, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गई, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग हो गई स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है भाई, आपके पास स्टेप सेकंड में यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, and finally product, and finally convert to product, convert to product। इंटरमीडिएट बनेगा और वो इंटरमीडिएट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाना है, आपका प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनली फिर आपके पास क्या बन सकता है भाई, प्रोडक्ट। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं लाइक दिस। ये तो हो गया आपका एंजाइम ई, ठीक है। और इसमें जो भाई अभी प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो हम दिखा देते हैं आपको। कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। इंटरमीडिएट बनेगी, इंटरमीडिएट फाइनली प्रोडक्ट। और अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोडक्ट लीव द कैटलिस्ट, ओके, जिससे कैटलिस्ट आपका दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, एंजाइम दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। यहाँ पर हम बोलेंगे एंजाइम, लीव द एंजाइम कैटलिस्ट, लीव द एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम कैटलिस्ट को ये रिलीज कर देगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा अगला डायग्राम लाइक दिस। ये है, और भाई प्रोडक्ट आपके अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट है आपको ये। तो ये एंजाइम आपका रीजनरेट, एंजाइम रीजनरेट, और ये आपका क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया। तो इस प्रकार से आपकी एंजाइम काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या होगा कि ये जो एक्टिव साइट भी, इस पर यही जिसकी शेप इसके साथ मिलती होगी वही सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होगा, तो आपका वो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट इसके साथ बॉन्ड कर लेगा जिसके साथ ये यहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये सिर्फ इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगी, वहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे क्या होता है कि आपका जो लॉक होता है, उस लॉक की जो की है, अगर आप वो की डालेंगे लॉक में तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर गलती से कई बार हम दूसरी की डाल देते हैं लॉक में, तो देखो आप कितनी कोशिश करो वो लॉक को ब्लॉक तो कर देती है की, लेकिन लॉक को क्या नहीं कर पाती, ओपन नहीं कर पाती। वैसे ही अगर कोई सबस्ट्रेट इसकी शेप के साथ मैच करेगा, एंजाइम की शेप के साथ, तो वो रिएक्टेंट को मतलब सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करवा देगा, प्रोडक्ट में। अदरवाइज ये इसके साथ जाकर ट्रैप तो हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिशन। वो तब होगा जब कोई दूसरा सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के साथ जाकर के क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही एंजाइम पे पहुंच करके रिएक्शन को कैरी करता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब लास्ट जो है बातें आपके पास कुछ आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ चंद बातें ध्यान से देखो। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट। जैसे अगर हम बात करें एक्टिविटी, तो
एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव इन नेचर, ये जो है रिएक्शन को बहुत तेजी से करवाते हैं, जैसे कैटलिस्ट फास्टली करवाते थे वैसे ही एंजाइम भी रिएक्शन को फास्ट रेट पे करवाएंगे, ठीक है। और ये जो है एंजाइम कैटालाइसिस इज हाईली एंजाइम कैटालाइसिस एक्सेलरेट द रिएक्शन, ठीक है, नियर बाय अप टू 10 to the power 20 टाइम्स, लगभग 10 की पावर 20 टाइम्स रिएक्शंस को, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। तो ये इनकी एक्टिविटी को दर्शाती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नेचर में है। दूसरी बात करें इनकी सिलेक्टिविटी, तो दूसरी बात जो आती है सिलेक्टिविटी, उसमें क्या है कि एंजाइम्स आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। एक जो कैटलिस्ट है आपका वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा, जैसे इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, माल्टेज माल्ट शुगर को ग्लूकोज में डिसोशिएट करेगा, यूरिएज यूरिया को हाइड्राइज करवाएगा। मतलब एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करवाएगा। अब इन्वर्टेज यूरिया के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, माल्टेज के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, वैसे ही यूरिएज ग्लूकोज और माल्ट शुगर के साथ कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो एक फिक्स एंजाइम फिक्स रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। ये इनकी क्या दर्शाती है, सिलेक्टिविटी। थर्ड बात है कि एंजाइम्स कैन वर्क वेल इन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे बहुत अच्छा से वर्क करती है। टेम्परेचर तो जो इनके लिए होना चाहिए वो होना चाहिए 310 केल्विन या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, और जो पीएच होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 से 7। तो आपका जो एंजाइम है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, अदरवाइज उनकी फंक्शन कैसी हो सकती है, इम्प्रॉपर हो सकती है। और लास्ट एंड जो फाइनल बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। कैटलिस्ट क्योंकि हाईली स्पेसिफिक और हाईली एक्टिव नेचर के होते हैं, तो बहुत कम मात्रा में भी एंजाइम हमारे लिए क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, और वो लेस अमाउंट में भी बहुत एडिकेट वर्क हमें करके देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो करवाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कुछ बातें कोलोइडियल स्टेट की पार्ट सी हम शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टाइम, कोलोइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक बात ज़रूरी, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।